आज की कहानी साल 2008 की है, जब 25 साल का एक नौजवान मुंबई अपने सपनों को पूरा करने के लिए आता है। उसकी हत्या कर दी जाती है और बहुत ही क्रूरता से उसके शरीर को 100 से भी ज़्यादा टुकड़ों में काटकर जंगल में ले जाकर जला दिया जाता है। हम बात कर रहे हैं नीरज ग्रोवर मर्डर की। तो चलिए मैं ये कहानी आपको शुरू से बताती हूँ। बात है 7 मई 2008 की। ऐसे तो यह दिन नॉर्मल दिन की तरह था, लेकिन नीरज को क्या पता था कि आज का दिन उसका आखिरी दिन है। एक शाम पहले की ही बात है। वह एक अपार्टमेंट में जाता है जहां उसकी दोस्त उसे मदद के लिए बुलाती है। उसे क्या पता था कि जिससे वो प्यार करता है वो ही उसके मौत का कारण बन जाएगी। नीरज, जिसका जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था, उसको बचपन से ही बहुत हाई फाई और अमीर बनने का सपना था। नीरज के पिता अमरनाथ ग्रोवर एक छोटे मोटे व्यापारी थे। नीरज के परिवार को पूरा विश्वास था कि उनका बच्चा जरूर परिवार का नाम रोशन करेगा, और वह कर भी रहा था। आपने सुना होगा, साल 2008 में स्टार प्लस पे शाहरुख खान का एक शो आता था, क्या आप 5वीं पास से तेज हैं। नीरज ग्रोवर इस बड़े शो के प्रोडक्शन टीम के हिस्सा थे। एक दिन जब नीरज ग्रोवर सीरियल का ऑडिशन ले रहे थे, तभी ऑडिशन के लिए मारिया सुसैराज वहां पहुंचती है। मारिया सुसैराज केरल के कोची की रहने वाली थी। बचपन से ही उसे सिंगिंग और डांसिंग का शौक था। कोची में ही मारिया को एक नेवी ऑफिसर जेरोम से प्यार हो गया था। जेरोम और मारिया बचपन के दोस्त थे। उन दोनों की स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई एक साथ ही हुई थी। जेरोम और मारिया ने ये तय कर लिया था कि जल्द ही वो दोनों शादी भी करेंगे, लेकिन मारिया अभिनय के क्षेत्र में कुछ बड़ा करना चाहती थी, नाम कमाना चाहती थी। उसने सोचा कि हिंदी टीवी सीरियल्स और बॉलीवुड फिल्मों में अपनी किस्मत आजमानी चाहिए, जहां वो ज़्यादा नाम और शोहरत कमा सके। इसलिए वो कोची छोड़कर साल 2007 में मुंबई चली आती है। मुंबई पहुंचने के बाद मारिया के सामने बहुत सारी चुनौतियां थीं, जिनमें से सबसे बड़ी बाधा थी उसकी भाषा, क्योंकि हिंदी फिल्मों और सीरियल में काम करने के लिए साफ हिंदी बोलनी आनी चाहिए थी, पर मारिया की हिंदी अच्छी नहीं थी। मारिया जब सीरियल और फिल्मों में काम करने के लिए प्रोडक्शन हाउस के चक्कर लगा रही थी, तो उसी दौरान एक ऑडिशन में उसकी मुलाकात नीरज ग्रोवर से होती है। ये मुलाकात इन दोनों की पहली मुलाकात थी। नीरज ने जब मारिया से हिंदी में कुछ सवाल पूछे, जिसका मारिया ठीक ढंग से जवाब नहीं दे पाई क्योंकि उसे हिंदी नहीं आती थी, तभी नीरज मारिया को समझाता है कि हमें हिंदी बोलने वाले लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि ये सीरियल हिंदी में है। आगे आपके लायक कुछ भी होगा तो हम आपको मौका ज़रूर देंगे। इतना कहकर नीरज वहाँ से चला गया, लेकिन मारिया ने नीरज के ऑफिस के किसी व्यक्ति से उसका नंबर ले लिया, और कुछ ही दिनों बाद मारिया ने नीरज को कॉल भी कर दिया और ऑफिस में हुई अपनी मुलाकात के बारे में याद दिलाया। नीरज ने मारिया को पहचान लिया। फिर दोनों में कुछ बातें हुई और धीरे धीरे फ़ोन पे नीरज और मारिया का बातचीत करने का सिलसिला बढ़ने लगा। फिर दोनों की फ़ोन की बातचीत मुलाकातों में बदल गई, यहाँ तक कि कुछ दिनों के लिए मारिया नीरज के अपार्टमेंट में भी रही। मारिया ने अपने कोची के बॉयफ्रेंड जेरोम मैथ्यू को नीरज ग्रोवर के बारे में बताया। मारिया ने बताया कि नीरज मुंबई में उसे काम दिलाने में मदद कर रहा है। उसने जेरोम से ये भी बताया कि नीरज का उस पर क्रश है, पर मेरी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। जेरोम मैथ्यू शक्की किस्म का आदमी था। उसे मारिया और नीरज की दोस्ती वाले रिश्ते पर कतई भरोसा नहीं था। उसे लगता था कि उसकी गर्लफ्रेंड मारिया उससे झूठ बोल रही है। जेरोम को नीरज और मारिया की दोस्ती भी बिल्कुल पसंद नहीं थी, पर वो मारिया से कुछ कह नहीं पाता था। साल 2008 में 6 मई को मारिया ने मुंबई के मलाड इलाके में एक नया फ्लैट ले लिया, और मारिया ने शिफ्टिंग के लिए नीरज से मदद मांगी, तो नीरज भी मदद के लिए तैयार हो गया। वो रात 10 बजे के करीब मलाड मारिया के फ्लैट में पहुंचा और सामान रखवाने में उसकी मदद करने लगा।
ठीक उसी समय मारिया के मोबाइल पर उसके बॉयफ्रेंड जेरोम मैथ्यू का कॉल आ गया, तो वह जेरोम से बात करने लगी। जब दोनों बात कर रहे होते तभी अचानक नीरज की आवाज़ मैथ्यू के कानों में पड़ती है। मैथ्यू को लगता है घर में कोई दूसरा इंसान भी मौजूद है और वो मेल है। ऐसे में जब मैथ्यू मारिया से पूछता है तो मारिया हिचकिचाते हुए उसे बताती है कि नीरज घर शिफ्ट करने में उसकी मदद करने के लिए आया है। मैथ्यू के बारे में मिली जानकारी के बेस पे ये पता चलता है कि मैथ्यू शुरू से ही मारिया को लेकर थोड़ा परेशान था। उसे उसके किसी भी मेल फ्रेंड से ज़्यादा मिलना जुलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब मारिया मुंबई आई थी तब वह उसे बिना बताए मुंबई मिलने पहुंच जाता था। उस रात भी नीरज के वहां होने के बारे में पता चलने पर मैथ्यू ने मारिया से कहा कि रात बहुत हो गई है, अब नीरज को घर भेज दो। उसे रात में तुम्हारे यहाँ रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। मारिया मैथ्यू को समझाकर फ़ोन रख देती है, लेकिन मारिया के इरादे उस रात कुछ और ही थे। मारिया उस रात नीरज को जाने नहीं देती है। उसके बाद मारिया और नीरज दोनों एक साथ एक बेडरूम में सो जाते हैं। उधर देर रात मैथ्यू फिर से मारिया को फ़ोन करता है, लेकिन इस बार मारिया उसका फ़ोन न उठाकर फ़ोन को ही स्विच ऑफ कर देती है। ऐसे में मैथ्यू का शक मारिया पे और ज़्यादा बढ़ जाता है। वह गुस्से की आग में जलते हुए खुद पे कंट्रोल न रखते हुए मैथ्यू रात को ही अपने दोस्त के क्रेडिट कार्ड से कोची से मुंबई आने वाली एक फ़्लाइट बुक करता है। उसके बाद 7 मई की सुबह ठीक 6:30 बजे मुंबई एयरपोर्ट उतरता है और टैक्सी लेकर मारिया के फ्लैट पे 7:30 बजे तक पहुंच जाता है और डोर बेल बजा देता है। काफ़ी देर तक बेल बजाने पर कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता। फिर थोड़ी देर बाद लगातार बेल की आवाज़ सुनने पर मारिया की नींद खुलती है। मारिया उठती है और दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ती है। उस पल मारिया को एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि दरवाजे पे उसका पियोंसे मैथ्यू हो सकता है, लेकिन बार बार घंटी बजने पर उसने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलने के बाद वह एकदम से चौंक गई, क्योंकि मैथ्यू उसके सामने खड़ा था और मारिया को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि रात को ही 10 बजे के करीब उसकी बात मैथ्यू से हुई थी। ऐसे में सुबह सुबह मैथ्यू का यहाँ आ जाना एकदम हैरान करने वाला कदम था। इससे पहले मारिया कुछ बोलती, मैथ्यू ने धक्का देकर मारिया को साइड किया और सीधे बेडरूम की तरफ बढ़ गया और बेडरूम में देखा कि नीरज अस्त व्यस्त कपड़ों में लेटा हुआ है। जैसे ही दोनों का आमना सामना होता है, नीरज मैथ्यू को देखकर मारिया से पूछता है कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड मैथ्यू है। मैथ्यू गुस्से में पागल हो जाता है और दोनों के बीच गर्मा गर्मी और बहस शुरू हो जाती है। थोड़ी देर बाद ये बहस मारपीट में बदल जाती है। तभी मैथ्यू किचन में जाकर एक बड़ा सा चाकू लाता है और गुस्से में ताबड़तोड़ नीरज पे हमला कर देता है। मारिया नीरज को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन मैथ्यू उसे धमकाकर साइड कर देता है। लगातार चाकू की वार से नीरज की वहीं पे मौत हो जाती है। उसके बाद मैथ्यू और मारिया बैठकर सोचते हैं कि जो होना था सो हो गया, अब इस लाश का क्या करें। तभी 10 बजे के करीब दोनों कार से मॉल में जाते हैं और 2 एयर बैग्स खरीदते हैं, बेडशीट और चाकू लेते हैं और ये सारा सामान खरीदने के बाद वापस फ्लैट में आ जाते हैं। फ्लैट में आने के बाद दोनों मिलकर नीरज की बॉडी को बाथरूम में ले जाते हैं और उसके लगभग 100 से ज़्यादा टुकड़े करते हैं, जिसे बैग में भरा जा सके, और फिर एयर बैग्स में भर देते हैं। ये सब करते करते उन दोनों को शाम हो जाता है। फिर घर को पूरा साफ कर बैग को कार में रख उन टुकड़ों को जलाने के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद रास्ते से 2 अलग अलग गैलन में पेट्रोल खरीदते हैं और शहर के बाहर मनोहर वरा के पास एक सुनसान जंगल में गाड़ी रोकते हैं। फिर दोनों बैग्स को बाहर निकालकर उस पे पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देते हैं। आग लगाने के थोड़ी देर बाद तक वह वहीं पे खड़े रहते हैं और फिर वापस अपने फ्लैट में चले जाते हैं। उधर नीरज ग्रोवर 7, 8 और 9 मई को अपने ऑफिस से गायब रहा, जिसकी वजह से उसके दोस्त उसे कॉल करते हैं, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आता है।
तब उसके दोस्त मारिया को कॉल करते हैं। तो मारिया कहती है कि वो फ्लैट में उसे शिफ्ट करा के उसी दिन वहां से चला गया था और उसने बताया कि फिर उस दिन से उसकी कभी बात नहीं हुई। नीरज के दोस्तों ने नीरज को हर जगह ढूंढा, लेकिन नीरज का कहीं अता पता नहीं लगा। तो तुरंत उसके दोस्तों ने उसके गुम होने की बात उसके पिता को बताई। तो तुरंत नीरज के पिता ने उसकी गुमशुदगी का रिपोर्ट मुंबई थाने में लिखवा दी। पुलिस नीरज ग्रोवर का पता लगाने में जुट गई। पुलिस पूछताछ के लिए सबसे पहले मारिया के पास पहुंचती है, क्योंकि लापता होने से पहले नीरज मारिया के ही फ्लैट पे था। मारिया ने पुलिस को बताया कि नीरज 6 मई की रात को ही उसका रूम शिफ्ट करा के अपने फ्लैट पे चला गया था। तो पुलिस उस दिन मारिया से पूछताछ करके वहां से चली गई, लेकिन पुलिस को कहीं न कहीं ये शक था कि मारिया उनसे कुछ छुपा रही है। पुलिस ने मारिया और नीरज के फ़ोन कॉल के डिटेल्स निकाल लिए और कॉल डिटेल ने ये कन्फर्म कर दिया कि मारिया झूठ बोल रही है, क्योंकि देर रात तक नीरज का लोकेशन मारिया के फ्लैट का ही था। तो पुलिस एक बार फिर मारिया के फ्लैट पे पहुंचती है और बहुत ही सख्ती के साथ मारिया से नीरज के बारे में पूछती है। मारिया भी अब समझ चुकी थी कि उसका खेल अब खत्म हो चुका है। उसने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने कहा कि हत्या उसने नहीं की है, बल्कि उसके बॉयफ्रेंड जेरोम मैथ्यू ने की है। फिर पुलिस कोची से नेवी ऑफिसर जेरोम मैथ्यू को भी गिरफ्तार कर लेती है। नीरज का फोन मारिया के पास से ही बरामद किया गया। उस कार को भी पकड़ लिया गया जिससे लाश को ठिकाने लगाया गया था। उस कार में कई जगहों पे खून के धब्बे मिले। फिर फॉरेंसिक टीम वहां जाती है जहां नीरज के लाश को जलाया गया था। तो वहां से इंसानी दांत और हड्डियां मिली। फिर इनका और कार में मिले खून के धब्बे का नीरज के परिवार वालों से डीएनए मैच कराया गया। तो मिलान में ये कन्फर्म हो गया कि ये अवशेष नीरज के ही हैं। इन सारे सबूतों को कोर्ट में जमा कर दिया गया। इस घटना के 3 साल बाद 11 जुलाई साल 2011 को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि ये हत्या पहले से प्लान नहीं थी। जेरोम ने गुस्से में नीरज का कत्ल कर दिया। तो कोर्ट मैथ्यू को 50,000 का जुर्माना और मात्र 10 साल कारावास की सजा सुनाई। वहीं मारिया भी कठोर सजा पाने से साफ साफ बच गई, क्योंकि कोर्ट ने उसे सबूतों को मिटाने के जुर्म में 3 साल की सजा सुनाई। जिस दिन सजा सुनाई गई उसी दिन मारिया जेल से बाहर आ गई, क्योंकि वह 3 साल से ज्यादा का वक्त जेल में बिता चुकी थी। नीरज के माता पिता कोर्ट के इस फैसले से काफी दुखी हुए। कहा कि जो मुख्य दोषी थी वही जेल से बाहर आ गई। नीरज के माता पिता कोर्ट के इस फैसले पे ये कहा कि हम इतने सक्षम नहीं हैं जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकें। साल 2018 में जेरोम मैथ्यू भी जेल से बाहर आ गया। तो ये थी कहानी नीरज ग्रोवर की। आशा करते हैं आपको ये कहानी पसंद आया होगा। अगर कहानी पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।